थोड़ी चर्चा की थी। और हर एक लेक्चर में मेरा एक पद्धति है, मेरी एक कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस देता हूँ, चाहे वो छोटे बच्चे हो सामने बैठने वाले या बड़े कंसल्टेंट हो। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज देने से थोड़ा बहुत मेरा भी अध्ययन ठीक तरह से हो जाता है, और जो एक्सरसाइज करते हैं उनका भी थोड़ा एक अलग सा अध्ययन हो जाता है। इसीलिए मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। कल भी मैंने दिया था, 2 जवाब मुझे आ गए। उनमें से एक से मेरी बात हो गई और एक अपनी विद्या है, उन्होंने कुछ लिखकर भेजा है। तो जैसे कि मैंने कल भी कहा था, ये सही है या गलत है इसकी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। वो देख रहे हैं, कुछ न कुछ चिंतन कर रहे हैं, अपना ही चिंतन पुनर्चिंतन कर रहे हैं। ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में वो चिंतन की अपनी अपनी परीक्षा कर रहे हैं, और ये सब बहुत जरूरी है। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि लोगों के अपने अपने कुछ मन में विचार आते हैं, और वो उन विचारों से इतने कन्विंस हो जाते हैं कि एक उनका एक अपना एक परिप्रेक्ष्य मानो कि ब्रह्मवाक्य ही बन जाता है। तो पहले जरूरी ये है कि हम देखें, सोचे और ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में देखें। तो हमने जो कहा है वो सही है कि गलत है, ये अपनी अपनी सोच बढ़ जाए तो अच्छा। अगर ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद भी हमें ऐसा लगा कि शायद मुझे कुछ कंफ्यूजन है, या कुछ मैंने जो सोच की है, या मेरा जो तर्क है वो इतना पर्याप्त नहीं है, तो आप बेझिझक अपने किसी परिचित वैद्य को, सीनियर वैद्य को पूछ सकते हैं, अच्छा होगा वो। तो कल जैसे मैंने कहा, 2 लोगों से मेरी एक तरफा, एक वैद्य से तो मेरा डायरेक्ट संवाद हो गया। पिछले भी लेक्चर में ऐसा ही मैंने कुछ कहा था कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक नासिक के एक वैद्य थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल 4-5 कुछ एविडेंसेस भेजे। अभी कल भी नासिक के एक वैद्य ने मुझे कुछ लिखकर भेजा है। उनको मैंने कहा कि आपका तर्क सही है या गलत है, आप ही कुछ सोचेंगे। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, और उस सवाल के आधार पर आप तय कर दीजिए कि आपके तर्क सही है कि गलत है। मैं यहाँ पे सही गलत ठहराने नहीं, धर्म का कांटा लेकर नहीं बैठा। तो आगे चलते हैं। अभी रूप विचार करेंगे आज, क्रम से। हेतु हो गए, पूर्व रूप हो गए, और अभी रूप की चर्चा बाकी है, या रूप की चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे वाली चर्चा करेंगे। अब यहाँ माधव निदान में जो रूप की चर्चा शुरू होती है, उसमें थोड़ा एक टीकाकारों की जो चर्चा शुरू करते हैं, एक वहां पे पहला ही वाक्य आप जाता है, आया हुआ है, और वो वाक्य कुछ जरा थोड़ा अजीब लग सकता है। अजीब है नहीं, लग सकता है। तो उसका मतलब है, वो वाक्य है, यद्यपि पूर्वारूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति। यद्यपि पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है। तो ये वाक्य है जो थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है, सोचने वाला है कि पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है मतलब क्या है। तो हमारे गुरुजी जो थे, विद्यराज कोलटकर, उन्होंने एक दिन हमें कहा, जब क्लिनिक में गए थे, कि इस वाक्य पर उनका
एक बैक ऑफ द माइंड चिंतन कुछ सालों तक चल रहा था। कभी उन्होंने पढ़ा था, लेकिन उस पर वो सोच रहे थे बहुत साल, और एक दिन उसका सम्यक अर्थ उन्हें पता चल गया, तो बहुत खुश हुए। अब मेरा दुर्भाग्य ये है कि इसके आगे चर्चा बढ़ी नहीं कि गुरुजी को क्या एक उनका पता चला, उनके चिंतन से क्या प्रकट हुआ, ये चर्चा आगे बढ़ी नहीं। शायद मेरे जो कुछ सीनियर थे उनके सामने उन्होंने कुछ प्रस्तुतिकरण किया होगा, मेरे सामने कुछ गुरुजी बोले नहीं, लेकिन सिर्फ इतना मैंने सुना कि गुरुजी एक सूत्र का विचार कुछ सालों तक कर रहे थे। जो गुरुजी को जानते थे उनको इसमें कुछ नया लगने वाला नहीं है, आदत थी गुरुजी को। गुरुजी के हमारी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि दिन भर रात भर जागते हुए सोते हुए उनके मन में कुछ न कुछ ग्रंथों का ही विचार चलता था, ग्रंथों का और विद्यार्थियों, ग्रंथों का विद्यार्थियों। ऐसे उनका एक अपना एक कमिटेड व्यक्तिमत्व था, ग्रंथों के प्रति कमिटमेंट और विद्यार्थियों के प्रति कमिटमेंट। ऐसा एक अजीब व्यक्तिमत्व हमारे गुरुजी का था। तो ये सूत्र यद्यपि पूर्वरूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति, ये सूत्र वो बहुत साफ चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे। मेरा दौर्भाग्य है कि इस पर मुझे उन्होंने कुछ बताया नहीं, शायद बताते लेकिन काल को ये मंजूर नहीं था, गुरुजी चल बसे। तो अभी ये यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मेरी सोच है। अगर मुझे कोई सीनियर मिल जाए कोटकर गुरुजी के मुंह से जिसने सुना है, तो मैं कोई बता देगा तो मैं आप सबको बता दूंगा, कि मेरी जो सोच है वो बता दूंगा अभी पहले, और उसके आगे चलते हैं। अभी यद्यपि पूर्व रूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति, इसमें संप्राप्ति की व्याख्या जो अलग अलग की है, तो पित्स रामायण है, दोष विशेषण अनिष्टता, और यहां से लेकर संप्राप्ति की संप्राप्ति जाति आगति, यथा दुष्टेन दोषेण यथा जानिष्टता, ऐसी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो जैसे कि हमने इति कर्तव्यता शब्द में देखा था कि साधनों की इकट्ठा करने से बाद से साध्य तक होने वाला प्रवास, इसको बोलते हैं इति कर्तव्यता। ऐसा हमने सुना था, देखा था, जब हम खेती कर्तव्यता को रोगोत पदों को नेतो हित बोल रहे थे कि इति कर्तव्यता करते करते जो व्याधि की उत्पत्ति करता है उसे बोलते हैं विधान। तो वही मेरी भी सोच थी, है, अभी भी है, कि हेतु इकट्ठा हो जाते हैं या सम्मिलित होते हैं, या नहीं तो हेतु हो जाते हैं, उसके बाद उनकी एक उसमें हलचल शुरू हो जाती है, और हलचल होते होते बीच में कुछ ना कुछ उसके परिणाम दिखाई देते हैं, छोटे छोटे परिणाम होते हैं, और छोटे छोटे परिणाम लेकर एक बड़ा परिणाम उसका व्यक्त हो जाता है। तो ये जो बड़ा परिणाम व्यक्त होते हैं उसको बोलते हैं संप्राप्ति रूप। और ये बड़े परिणाम के आगे भी जब रूप चला जाता है तब उसको उपद्रव या और कुछ अरिष्ट लक्षण वगैरह बोलते हैं। ये मेरी मान्यता है, मेरी सोच है। अब पूर्व रूपानंतरम संप्राप्तिर्भवति, इस व्याख्या में थोड़ा सा कैच ये है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ व्याधि की उत्पत्ति होना, इसी को संप्राप्ति अगर कहते हैं। एक बार सोचिए, व्याधि की उत्पत्ति एक थोड़े मोटे तौर पर देखें तो छोटे अत्यंत माइन्यूट स्तर पर दोष का विकृत होना, इसको भी हम वैसे व्याधि ही बोलते हैं। दोषों में कुछ न कुछ विकृति होना, इसको स्थूल तौर पर हम व्याधि ही बोलते हैं, लेकिन उसको इतनी गंभीरता से लेते नहीं।
जो दिन का काल है या रात का काल है, उस रात के काल से या दिन के काल के प्रभाव से, वय के प्रभाव से थोड़ा बहुत जो दोषों में अंतर आ जाता है, उसकी इतनी द्रव्य रूप चिकित्सा करनी नहीं पड़ती। अभी तो पित्त का काल चल रहा है, तो पित्त स्वाभाविक कहाँ बढ़ गया होगा, लेकिन वो पित्त इतना भी नहीं बढ़ा है कि उसकी एक दखल पात्र अवस्था आ जाए। इसलिए हम उसको कैटेगोरिकल व्याधि नहीं बोलते। पर दोष गड़बड़ हो गई है, तो इसको अगर हम व्याधि बोले तो ये बिल्कुल व्याधि है, लेकिन चिकित्सा का जब परिप्रेक्ष्य आता है तब हम उसको व्याधि नहीं बोलते। अब ये जो यहाँ पे जो कहते हैं कि पूर्व रूपांतरम संप्राप्तिर्भवति, उन लोगों का मानना ये है कि यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुसृतता, इसको हम संप्राप्ति नहीं बोलेंगे। निवृत्ति रामयस्यासु, इसको सिर्फ हम संप्राप्ति बोलेंगे। ऐसी जिनकी सोच है उनके लिए पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है, क्योंकि पूर्व रूप की अवस्था हमने देख ली है। स्थान संश्रेण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम पूर्व रूपम तद। षटक्रिया काल की परिप्रेक्ष्य में देखे तो चय हुआ है, उसकी उपेक्षा की है, प्रकोप हुआ है, उसकी उपेक्षा की है, प्रसर हुआ है, उसकी भी उपेक्षा की है, स्थान संश्रय हुआ है, उसकी भी उपेक्षा की है। तो स्थान संश्रय होने के बाद सिर्फ दोषों के और स्थान के लक्षण कुछ व्यक्त होते हैं, उसे पूर्व रूप ऐसी एक मान्यता है। और तो यहां तक पूर्व रूप की यथा दृष्टि दोषेण यथा च अनुसर्पिता ये घटना घटती है, तो इसको बोलते हैं पूर्व रूपावस्था। अभी निवृत्तिर अमयस्यासु, इसके बाद जो हो जाता है उसको अगर हम व्याधि कहने लगे तो संप्राप्ति पूर्व रूप के बाद होती है। अब थोड़ा आप कागज ही लिख ले तो अच्छा हो। मैं तो आपको प्रार्थना करता हूं कि ये एक लिख लीजिए कि स्थिति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, यानी निदान क्या करेगा, इति कर्तव्यता करते 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 व्याधि का निर्माण होने तक वो निदान उधर रहेगा। लेकिन निदान ये व्याधि नहीं है। रोगो कश्चित रोगो रोगो से हेतुभूता प्रश्न में थी, ये व्याधि है, लेकिन साधारण तौर पर निदान करेगा, वहां तक जाएगा, रुक जाएगा, वो इति कर्तव्यता करेगा। यथा दृष्टि दोषेण यथा चंद्रता निवृत्ति रामस्यासौ, इसमें जो पहले दो भाग है स्थानसो श्रेणाकृद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम, ये पूर्व रूप की अवस्था है, तो ये यथाचानुसर्पता तक सीमित रहती है। तो यथाचानुसर्पता के बाद जो घटना घटती है इसको व्याधि जन्म कहा जाए, तो पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है, यह मानना समुचित है। उनका एक पक्ष है, हमें यहाँ पे किसी ने जजमेंट करने के लिए बुलाया नहीं है। तो जिनका यह मानना है कि पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति होती है, वो उस तरीके से अपनी सोच बढ़ा ले, चिकित्सा उनको उस तरीके से कर ले। अगर मेरा मानना है कि नहीं, जब दोषों का एक विकृति ऐसी हो जाए कि वो पूर्व रूप दिखाई पड़े या उससे पहले भी विकृति शुरू हो जाए, तो उससे संप्राप्ति शुरू हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुझे चिकित्सा उस अलग अलग तरीके की करनी पड़ती, उस अलग अलग स्तर पर करनी पड़ती, उस अलग अलग स्तर के जो हेतु की प्राबल्य है उस तरीके से चिकित्सा करनी। यानी कि कभी कभी मेरे पास एक कुछ व्यक्त होता है, व्याधि व्यक्त होता है, समझो उसका नाम है कास, लेकिन मुझे उसकी चिकित्सा जो करनी पड़ती है वो उसमें हेतु जो शायद परसों कुछ ना कुछ खाने पीने में गड़बड़ की थी, उस आहार हेतु की चिकित्सा करनी पड़ती। यानी मैं कास की चिकित्सा डायरेक्ट नहीं करता, मैं उस हेतु की चिकित्सा करता। तब मुझे संप्राप्ति ये व्यापक अर्थ से समझ लेनी चाहिए, ना कि सिर्फ व्याधि जन्म संप्राप्ति। नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, मैं अगर सिर्फ कास यानी कसनात कासा, ये खास रहा है तो ये खांसी है, यही समझ कर बैठ जाऊं, तो मैं शायद व्याधि की चिकित्सा कास की करूंगा, और ना कि जो उत्पादक हेतु है या जो प्राधानिक हेतु है
उसकी चिकित्सा मैं नहीं करूंगा। भेद स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? अगर मैं संप्राप्ति का मतलब दोषों की प्राथमिक गड़बड़ी से ग्रहित होने से एक पूर्ण रूप व्याधि स्वतंत्र लिंग व्यक्त होने तक ऐसी व्यापक संप्राप्ति मानता हूं, तो मेरी चिकित्सा का सूत्र अलग अलग हो सकता है। अगर सिर्फ मैं व्याधि जन्म संप्राप्ति मान लेता हूं, तब मेरी चिकित्सा का सूत्र अलग होगा। अब मुझे एज अ चिकित्सक मैं संप्राप्ति यहीं से शुरू लेकर अंतिम तक संप्राप्ति मानता हूं, क्योंकि चिकित्सा मुझे अलग अलग करनी पड़ती है। तो व्याधि जन्म संप्राप्ति ये पूरी संप्राप्ति का एक छोटा सा सेट है। पूरी की पूरी एक लंबी चौड़ी जो प्रक्रिया है उसका छोटा सेट है व्याधि की उत्पत्ति होना, पूर्व रूप के बाद व्याधि की उत्पत्ति होना। इसी को अगर व्याधि एक संप्राप्ति मानी जाए तो ऐसी भी चिकित्सा मुझे कभी कभी करनी पड़ती है। जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की चिकित्सा मैं नहीं करूंगा। मुझे जो उसके सब व्यक्त होने के बाद जो लक्षण दिखाई पड़ेंगे उसकी चिकित्सा मैं करूंगा। तो यानी यहाँ पे अगर मैं कोरोना की चिकित्सा करनी है मुझे, तो मैं व्याधि जन्म संप्राप्ति ये उसकी चौखट मानकर उसकी चिकित्सा करूंगा। जैसे मैं कैंसर में करता हूँ, सीए इसोफेगस है, सीए टंग है, या सीए कोई ओवरी है, सीए ब्रेस्ट है, तो मैं ये कहां से शुरू हो गया इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो ये कब शुरू हुआ, अभी क्या दिख रहा है, और अभी मुझे क्या ठीक करना है, यहाँ पे मैं एक व्याधि जन्म संप्राप्ति इतनी संप्राप्ति मान लेता हूँ, उसी तरीके के दवाई देता हूँ। मुझे लगता है ये स्पष्ट हो गया होगा। और तो थोड़ा आगे जाएंगे तो पूर्व रूपांतरम संप्राप्ति भवति का मतलब ये है। हम्म, और ये पूरा क्लियर हो गया होगा ऐसा मेरा मानना है। या संप्राप्ति का मतलब अगर हम यथा दुष्टेन दोषेण यहां से शुरू कर दे तो संप्राप्ति का अर्थ व्यापक है कि हेतुओं के व्यापार से लेकर व्याधि का जन्म व्यक्त हो जाना, इसको संप्राप्ति कहे तो उसका मतलब अलग है। और व्याधि जन्म संप्राप्ति अगर समझे सिर्फ व्याधि जन्म संप्राप्ति, तो उसका मतलब अलग है। तो अगर सिर्फ व्याधि जन्म संप्राप्ति समझते हैं तो पूर्वोपरंतरम संप्राप्ति भवति, ये सब तो ठीक है। अगर हम पूरे दोष व्यापार दोषेति कर्तव्यता रूप व्यापार इसको अगर हम संप्राप्ति मान लेते हैं तो पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति नहीं होती, पूर्व रूप भी संप्राप्ति का एक अवश्यंभावी भाग बन जाते हैं। इतना आप एक संक्षेप में समझ लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। अभी रूप यानी उस व्याधि का निर्दिष्ट लक्षण। जैसे कि कल मैंने कहा था कि लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं स्वरूप लक्षण और एक को बोलते हैं तटस्थ लक्षण। अभी इसमें अंतर थोड़ा सा यह है, इसकी व्याख्या की है स्वरूपे प्रविष्टम स्वरूपाद विभिन्नम। ये आयुर्वेद की व्याख्या नहीं है। ये स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण आयुर्वेद के तांत्रिक शब्द नहीं है, ये काव्य शास्त्र के अपने अपने शब्द है। काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र के शब्द है। तो कंसेप्ट वहीं से समझ लेते हैं और उसका व्यवहार हम आयुर्वेद करेंगे। तो उनकी संकल्पना यह है स्वरूपे प्रविष्टम स्वरूपाद विभिन्नम। जब हम बोलते हैं कि ये उसका कैटेगोरिकल लक्षण है, ये अन्य किसी को उचित नहीं है, ऐसे लक्षण को बोलते हैं स्वरूप लक्षण। यानी जैसे कि शासनादि मतवम गोत्वम, तो शासना ये जो है वो गोत्व का निर्दिष्ट लक्षण है। वो अन्य किसी भैंस या और किसी घोड़ा, हाथी, चीता, सिंह, इन सबको उचित नहीं होगा, उनके लिए लक्षण नहीं है। लेकिन टिपिकल वो अ, गाय का ही, गो का ही लक्षण है। तो ऐसे लक्षण को बोलते हैं स्वरूप लक्षण। और कुछ लक्षण होते हैं कि तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण मतलब बाजू बाजू से, तट किनारे पर बैठे हुए हम जो दुनिया भर की चर्चा करते हैं ना, उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूपाद विभिन्नम। जैसे कि हम किसी को हम बोलते हैं कि भैया कहाँ रहते हो, तो घर पे रहता हूँ, स्वाभाविक है। तो मेरे घर में रहता हूँ, ये है स्वरूप, उसका स्वरूप लक्षण। लेकिन मेरे घर में रहता हूँ
इससे किसी अजनबी को क्या बोध होगा? समझो मैं किसी अपने आपके सब यहाँ पर लोग बैठे हैं और मैंने किसी से पूछ लिया कि अच्छा भैया, अच्छा लगा आपसे मिलकर, तो मैं आपके गांव में जब आ जाऊंगा तब आपसे जरूर मुलाकात करूंगा, कहाँ रहते हो आप? तब आप में से कोई बोलेगा हाँ मैं नासिक में रहता हूँ, या औरंगाबाद में रहता हूँ, या कहीं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली में कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ तो बिल्कुल ठीक है ना, स्वरूप लक्षण है उसका, मेरे घर में रहता हूँ, ये तो अति अति स्वरूप लक्षण है। लेकिन उससे मुझे कैसे पता चलेगा ये बिल्कुल कहाँ रहता है? हाँ, अगर कोई कहता है कि राष्ट्रपति निवास में रहता हूँ तो वो एक ही रहता है आदमी, तो पता चल जाएगा। तो पंतप्रधान निवास में रहता हूँ तो ठीक है, तो पता चल जाएगा। लेकिन तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि मेरा ये फ्लैट नंबर है, मेरा ये बिल्डिंग का नाम है, ये मेरे सोसाइटी का नाम है, ये मेरे रास्ते का नाम है, ये मेरे पास वाले जो लैंडमार्क है उसका नाम है, ये मेरे पिन कोड है, ये मेरा सिटी का नाम है, ये मेरा स्टेट का नाम है। तब ये सब दुनिया भर की जो बातें बताएगी, तब मुझे पता चलेगा कि ये आदमी कहाँ पे रहता है। तो ये जो पता बताने के जो फ्लैट नंबर है, फ्लैट नंबर छोड़ दीजिए, वो तो स्वरूप लक्षण है। लेकिन बिल्डिंग का नाम है, सोसाइटी का नाम है, रास्ते का नाम है, पिन कोड है, लैंडमार्क है, ये सब जो है वो तटस्थ लक्षण है। ऐसे हमें कभी कभी करना पड़ता है। तो यहाँ रूप का मतलब है इसका स्वरूप लक्षण बताना। तो जैसे कि कहा गया है, ज्वर का लक्षण क्या है? संतापो देहमानसः। अर्श का लक्षण क्या है? अधिवत प्राणाल शृणोति हिनस्ति अर्षः, मृत्यु है उसकी, वो उसका लक्षण है। अधिवत शृणोति, जैसे कि एक कोई तकलीफ देता है, हमारे पड़ोस वाला प्रदेश जैसा हमें कंटिन्यूस तकलीफ देता है। अभी इतना कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन वहां से वो आतंकी बहना शुरू ही है उनका। तो ऐसी जो तकलीफ देता है कंटिन्यूस, उसको बोलते हैं हर्ष। ठीक है। तो ऐसे ही ये रूप की अवस्था है कि, तो फिर भी ऐसा होता है कि हर टाइम, हर बार ये ऐसा जरूरी नहीं होता कि उसके स्वरूप लक्षण ही बताया जाए। कभी कभी वो जो होता है वो जैसे कि राज्य यक्ष्मा है, तो राज्य यक्ष्मा का कोई एक लक्षण नहीं है, इसको राज्य यक्ष्मा, एकादश रूप राज्य यक्ष्मा भी है। तो ये सब तटस्थ लक्षणों का समुच्चय मिलाकर वो लक्षण व्याधि व्यक्त होता है। तो ऐसे कुछ व्याधि, उनका एक अपना स्वाभाविक लक्षण होता है, उसका स्वभाव बताता है, स्वरूप बताता है। नहीं तो कुछ ये ऐसे राज्य यक्ष्मा जैसे व्याधि होते हैं कि इन सब लक्षणों का व्यक्त होने के बाद हम उनको कहेंगे कि ये फलाना फलाना व्याधि है। तो ऐसे उसके लक्षण कुछ होते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज, कि ज्वर का तो बता दिया मैंने, क्या है कि देह मानसा। अब मुझे ऐसे ही बैठे बैठे एक किस्सा याद आ गया तो बता देता हूँ। मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और हमारे गुरुजी थे वैद्यराज योगो जोशी जी। तो मेरी इंटर्नशिप के दौरान कुछ एमडी की चिकित्सा का एक परीक्षा चल रही थी। तो योगो जोशी जी मुझ पर बड़े प्रसन्न थे, तो बोले चल आज तुम मेरे साथ बैठ। मैंने पूछा गुरुजी क्या करना है वहां बैठ के? तो बोले चल तू आज मेरे साथ बैठ, ओरल में जो एक्सपर्ट बैठता है ना, तो वहां पे तू बैठ मेरे साथ। तो मैंने कहा गुरुजी वो एमडी वाला स्टूडेंट है, मेरे दोस्त है उसमें से बहुत सारे सीनियर है, और मैं अगर उस पर आ गया एक्सपर्ट तो वो मुझे बाद में मेरा कचूवर बना लेंगे। वो बोले चल तू बैठ मेरे साथ बैठ। तो मैं बैठ गया, और एक अच्छा लड़का था, मेरा दोस्त था, सीनियर था। गुरुजी अचानक बोले देख यार मुझे इसको फेल कराना है। मैं तो अचंभे में रह गया, गुरुजी इसको फेल क्यों कर रहे हैं? तो इतना अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी केस लिखे, आप उसको फेल क्यों कर रहे हैं? तो वो लड़का जो था सीनियर, वो भी दंग रहे कि फेल क्यों कर रहे हैं गुरुजी, इतनी मैंने अच्छी केस कर रखी है, मैं तो पहले आने का सोच रहा हूँ, ये मुझे फेल क्यों कर रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि केस क्या है भैया? उसने बता दिया कि सर वाताजी को वाताजी पित्तजी ज्वर था। तो बोले अच्छा वाताजी पित्तजी ज्वर है। तो यहाँ पे देह संताप या मन संताप लक्षण कहाँ पे लिखा है आपने बेटा? और उसने वो केस पेपर ऐसे हाथ में दिया कि आप बताओ जरा मुझे, अगर आपका डायग्नोसिस ज्वर है
तो देह मानसा का संताप ये लक्षण आपने कहाँ पे लिखा है रूप में? तो लिखा ही नहीं था। तो गुरुजी जरा कुछ ऐसे ही परिहास करने के मूड थे, उसलिए उन्होंने कहा कि चल अभी मैं तेरे को फेल कर देता हूँ। तो सबको पता था कि ऐसा होने वाला तो नहीं है, लेकिन गुरुजी ने ऐसे एक 2-4 मिनट जरा वातावरण का थोड़ा सा एक माहौल बदल दिया और उसको बता दिया कि अगर ये आपने संताप और देह मानसा इसमें कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं ये केस सच्ची है ऐसे कैसे मान लूं? तो ये ज्वर नहीं है, क्योंकि आपने ज्वर का कौन सा भी लक्षण यहाँ पे लिखा ही नहीं। कम से कम आपने देह का संताप लिखना चाहिए था। थर्मामीटर से आपने उसका काउंट किया या ना किया ये भी मैं समझ लेता, यानी स्पर्श से इसका कुछ गर्म लग रहा है, ये तो लिखा ही नहीं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ये परिहास हो गया, छोड़ दो। गुरुजी ने वास्तविक रूप से उसको फेल नहीं किया। अच्छा लड़का था, शायद पहला आ गया भी होगा, मुझे मालूम नहीं है अभी, बहुत साल हो गए उसको। 90 वहां की ये घटना है, अभी ऐसे बोलते बोलते याद आ गई। गुदेरा बहुद्रव शरणम अतिसार, अतिसार की केस प्रेजेंट हो जाती है और गुरु से बहुस्राव हो रहा है, ये लिखा ही नहीं है। तो उसको वाता जाती सार, ये परपटे दे दो, ये कर दो, पीछा वस्ती दे दो, दुनिया भर की बातें लिखती है, लेकिन जो अतिसार का निर्दिष्ट लक्षण है, जो रूप है, वो लिखा ही नहीं। अब मैं थोड़ा और प्रयास बता दूं। मेरा एक दोस्त है, पैथोलॉजिस्ट है, पुणे के, सीनियर है उनसे, मेरे बड़े भाई जैसे ही है। उनकी मेडिसिन की लास्ट ईयर की, एमबीबीएस है वो, लास्ट ईयर की मेडिसिन की परीक्षा चल रही थी, लॉन्ग केस थी। तो गए, पेशेंट से दुनिया भर की बातें की। तो पेशेंट, अरे क्या हुआ है? तो पेशेंट ने कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, दुनिया भर की बातें करता रहा। और ये मेरा दोस्त वो अचंभित रह गया कि इससे कुछ नहीं हुआ है और ये मुझे लॉन्ग केस के लिए दे, तो मैं इसका क्या प्रेजेंटेशन करूं? अभी इसको कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ नहीं बता रहा है, ये तो बहुत अच्छा बैठा है यहाँ पे। तो जब सबमिशन का एक 5 मिनट बाकी रह गया था, सबमिशन के लिए अभी 5 मिनट बाकी रह गए, तब उस पेशेंट ने कहा कि कुछ उसका एक रिलेटिव आ गया चाय लेकर और वो रखकर चला गया। परीक्षा चल रही है डॉक्टर की, तो पेशेंट ने भी कहा कि जाओ जाओ यहाँ पे मत बैठो, डॉक्टर साहब आए हैं, परीक्षा चल रही है। पेशेंट ने चाय रख के चला गया। तो ये पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी तो परीक्षा है, तो क्या आप चाय लेंगे मेरे साथ? तो ये भी बोर हो गया था, बोला हाँ लेंगे लेंगे। तो बोला इसे उठा के वो जो है ना थर्मस, वो उठा के यहाँ रख दो। तो मेरे दोस्त ने कहा क्यों? नहीं वही तो मेरी तकलीफ है ना, मैं इस हाथ से काम नहीं कर सकता। अरे बाप रे! तो मेरा दोस्त, उसको बाद में पता चला कि यार ये एक हाथ ये उठा नहीं सकता, ये इसका व्याधि है। बाकी सब दुनिया भर की ये बातें कर रहा है, लेकिन इसने कुछ बोला ही नहीं मुझे कि मैं ये उठा नहीं सकता। वो तो एक्सीडेंटली चाय के बहाने ध्यान में आया। परिणाम ये हुआ कि मेरा दोस्त उस दिन से आज तक उसने चाय नहीं पी है, सिर्फ कॉफी पीता है दिन में 20 बार, 40 बार, 50 बार, 60 बार। चाय चाय को हाथ नहीं लगाता आज तक। तो हम भी उसको चिढ़ाते रहते कि यार चाय पी ले यार, पी ले, चल जाए, छोड़ दे। तो उसको 10 मिनट में कुछ ना कुछ केस लिखना पड़ा और उसको पेशा, उसने एग्जामिनर को बता दिया ये सब गड़बड़ हुआ। एग्जामिनर भी अच्छे होंगे शायद, उन्होंने छोड़ दिया उसको, नहीं ठीक है समझ सकते हैं, होता है ना, एग्जामिनर भी ऐसे होता है। मेरा खुद का हाल ऐसा हुआ था, लॉन्ग केस ले ली, बड़ी अच्छी ली थी, और मेरी केस हो गई और पहला नंबर मेरा ही था ओरल का। तब मैं केस पेपर लेके चला गया, एग्जामिनर थे उनके साथ चला गया। हमारे ही गुरुजी कॉलेज के ही प्राध्यापक थे। और वहां पे गया बेड के, तो बेड पे पेशेंट नहीं था। तो गुरुजी ने पूछा जो एग्जामिनर थे, अरे कुठे गेला बे पेशेंट, पेशेंट कुठे गया? मैंने कहा सर यार इधर तो बैठा था, मुझे मालूम नहीं। तो पेशेंट ने एक 10 मिनट के बाद आया और तो मैंने पूछा कुठे गए, कहाँ था बे? तो बोला नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो, आप इतने अच्छे हैं, मैं जानता हूँ आपको, सिंसियरली काम करते हैं, आप तो पहले ही आ जाओगे, उसमें क्या है। तो मैं थोड़ा खाना खाने चला गया, वड़ा पाव खा के चला आया। तो मेरे जो एग्जामिनर थे वो भी हमारे कॉलेज के ही थे। तो उन्होंने पहले से ही मेरे ओरल शुरू की थी, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तू ऐसी
झूठी वाली केस तो लिखेगा नहीं, चलो बता दे। तो मेरी ओरल शुरू हो गई थी, तो शुरू होने के बाद ये 10 मिनट के बाद वड़ा पाव खा के आ गया। तो ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं ना। मूल जो मुद्दा था वो रूप का था। व्याधि का लक्षण जो है वो अच्छी तरीके से व्यक्त होना, इसको हम रूप कह सकते हैं। अभी उस पर जो चर्चा होती है वो एक अलग सी चर्चा है, माधव निदान में की गई है कि पूर्व रूप जैसे कि तैसे व्यक्त होना, इसको हम बोलेंगे क्या रूप होना, ये चर्चा चल रही है। उसकी चर्चा थोड़ा विस्तार हम करेंगे। अगर हम कहते हैं कि सबके सब पूर्व रूप व्यक्त होना, इसी को हम कहेंगे उसका रूप, तो समस्या ये जाती है कि जृंभात्यर्थम समीरणा, ये जो वातरोगों का वातज्वर का पूर्व रूप है, वो तो जब वातज्वर व्यक्त होता है तब हमें जृंभा दिखाई नहीं देती, पूर्व रूप रहता है। रूप अवस्था में सिर्फ देह मनसा समता और वातिका अगर होता है तो उसके कंपादि लक्षण दिखते हैं। तीव्र वेगी ज्वर दिखता है, मध्यम वेगी ज्वर दिखता है, कालक उसका स्वाभाविक दिखता है, लेकिन जृंभा नहीं दिखाई देती। तो अगर आप कहते हैं कि सबके सब पूर्व रूप व्यक्त हो जाना, इसका मतलब रूप नहीं है, तो यह नहीं हो सकता। इसलिए कुछ ना कुछ रूप व्यक्त हो जाना, यह उस व्याधि का जो निश्चित रूप है, जो निश्चित करने वाला नियत रूप है, वो व्यक्त हो जाना, इसको हम रूप की अवस्था कहेंगे। समझ में आ रहा है? उसको कब कहेंगे हम रूप की अवस्था कहेंगे? जब उस व्याधि को व्यक्त लिंग होने का एक हमारा निर्णय हो जाता है, तब उसको कहेंगे कि ये रूप की अवस्था है। अभी ये सापेक्ष है, पूर्व रूप और रूप के सापेक्ष है। कुछ न कुछ पूर्व रूप अत्यधिक व्यक्त हो जाते हैं, कुछ न कुछ पूर्व रूप रहते ही नहीं। तो ये सापेक्ष है। जैसे कि वात के रोगों में शूल थोड़ा रहता है, लेकिन वो कभी कभी रहता है, अल्प वेदना रहता है, अल्प देशिक वेदना रहती है, अल्पकालिक वेदना रहती है। लेकिन जब वो तो व्याधि व्यक्त होता है, तब वो सर्वदेहिक या सर्वकालिक वेदना रहती है, तब उसको हम बोलते हैं कि ये रूप की अवस्था आ गई। जैसे कि वात रक्त में हम देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ पेशेंट खाता रहता है इधर उधर, बहुत सारा चलता रहता है, बस में खड़ा होकर बहुत सारा प्रवास करता है, नहीं तो ऐसे ही खड़ा रहता है कुछ ना कुछ काम के लिए दिन भर। तो ऐसे रुग्णों में एक टिपिकल अंगूठे पर, हाथ के अंगूठे पर या पैर के अंगूठे पर ज्यादा एक थोड़ी सी हल्की सी सूजन दिखाई देती है, थोड़ा रक्त वर्ण दिखाई देता है। तो हम समझ जाते हैं कि अभी इसका कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन जब उसकी शूल अत्यधिक व्यक्त हो जाती है, तब वो सूजन नहीं रहती। रहती है नहीं रहती? रक्त का जो वर्ण आया हुआ है अंगुष्ठ की आ, आ, सापेक्ष में, उस भाग में, अंगुष्ठ के आसपास में भी या अंगुली पर्व के आसपास, वो रक्त वर्ण नहीं रहता। लेकिन शूल इतना अत्यधिक व्यक्त हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि ये फ्रैक्चर है कि और कुछ है। तो जब हमें पहले से इतिहास मालूम है कि आघात नहीं हुआ है, या कहीं ऐसी घटना नहीं हुई कि यहाँ पे अस्थिका भग्न हो जाए, लेकिन कल या परसों एक थोड़ी सी हल्की सी वेदना थी, सूजन थी, रक्तवर्ण था, कुछ न कुछ थ्रॉबिंग पेन था, हल्का था लेकिन इंटरमिटेंट था, सतत नहीं था, थोड़ा 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 बीच में हो रहा था। और अभी ये पूरा का पूरा व्यक्त हो रहा है, 3 घंटे से ये बहुत पेन कर रहा है और शार्प सुई चुभने जैसा एक इसकी चुभन हो रही है। तो ये हम व्यक्त कर लेते हैं कि ये शारीर हेतु, उसके आघातात्मक हेतु नहीं हुए। सूजन थोड़ी है या नहीं है, लेकिन 4 घंटे उसकी ये जो शूल है वो कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वात रक्त का कुछ आविष्कार हुआ है, ये वात रक्त की रूप की अवस्था है। तो कहने का मतलब है कि सबके सब पूर्व रूप व्यक्त होने की रूप अवस्था में जरूरत नहीं है। कुछ पूर्व रूप व्यक्त होते हैं, कुछ व्यक्त होते नहीं है। ये उनका कहने का तात्पर्य है। अब चर्चा में
एक व्याख्या हो जाती है कि व्याधेः स्वरूपम यद व्यक्तम तद रूपम। जैसे कि हमने कल पहले लेक्चर में व्युत्पत्ति और निरुक्ति का भेद देखा था। व्युत्पत्ति में मैंने कहा था कि व्युत्पत्ति से उस शब्द की सिद्धि हमें पता चलती है और निरुक्ति की ऑपरेशनल डेफिनेशन पता चलती है। तो अभी जैसे कि रूप की अलग अलग परिभाषा हो रही है, तो ये सब ऑपरेशनल डेफिनेशंस अपनी अपनी क्या मान सकते हैं कि घराने के हैं। जैसे कि गाने में होता है, किराना घराने का समझो कोई गायक है, तो सुर लगाने का उनका एक अपना अंदाज होता है। वो वही राग गाएंगे, भूप हो, कलावती हो, उड़िया हो, उड़िया धनाश्री हो, तोड़ी हो, गुजरी तोड़ी हो, जो भी हो, वो राग वही गाएंगे। लेकिन उनका एक सुर लगाने का तरीका किराना घराने वाले लोगों का जो होता है, वो अपने नाभि से लेकर वहां से शुरू सुर लगाने की एक उनकी अपनी अपनी एक अंदाज रहता है। कुछ घराने का अंदाज गले से पहले सुर निकालते हैं, बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे वैसे शरीर के अलग अलग स्थानों से वहां से सुर की शुरुआत करते हैं। अब ये उनके ऑपरेशनल डेफिनेशन है। लेकिन किराना घराने वाले जो लोग हैं, वो कौन सा भी राग गाएंगे, सुर का जो उसका प्रारंभ का उनका षड्ज होगा, वो षड्ज ऐसा ही होगा जो पेट से नाभि से लेकर वहां तक आएंगे। अब हमारे कुमार गंधर्व जी कहते थे कि आपका जो षड्ज होगा, पंडित कुमार गंधर्व जी, उनका कहना था, उनका मानना था और उनके गाने में दिखाई देता है कि अगर वो किसी राग का षड्ज लगाते हैं तो उस षड्ज का सुनने के साथ ही आपको उस राग की एक आकृति दिखाई देती है। उनका कहने का एक अपना अंदाज था कि जब आप समझो एक भूप राग गा रहे हैं, तो भूप राग का जो षड्ज है वो आप षड्ज गाओगे तो षड्ज यानी सात सुर, जिस सुर से हम शुरुआत करते हैं। तो ये शाह जो षड्ज है, अभी देखो एक थोड़ा संगीत की ओर ले चलते हैं। षड्ज की परिभाषा बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये सुर बाकी छह सुरों को जन्म देता है, इसलिए षड्ज। देखिए ऐसी एक मान्यता है, मेरा कोई उनसे झगड़ा नहीं है क्योंकि मैं गाने का थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ, वहां पे मुझे करियर नहीं करना है। लेकिन व्याख्या क्या की गई है कि सुर निकालने के जो छह स्थान है, उनसे छह के छह स्थानों से जो सुर निकलता है, कुछ सुर तीन स्थान से निकलेंगे, कुछ सुर दो स्थान से निकलेंगे, लेकिन छह के छह स्थानों से जो सुर निकलता है उसको कहते हैं षड्ज। वो अपना अपना अलग होता है। तो पंडित कुमार गंधर्व जी का कहना था कि ये जो षड्ज है वो हर एक राग का अपना अपना कपड़े पहन के आना चाहिए। अगर आप भूप राग गा रहे हैं तो आपका षड्ज भूप राग के कपड़े पहनकर आना चाहिए। तो इसको कहते हैं उनकी परिभाषा, उनका अपना सोचने का ढंग। बाकी के लोग क्या करेंगे, तो षड्ज है तो षड्ज है, वो जैसा है वैसा ही आना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कुमार गंधर्व जी कि आपका जिस राग गाना है उसके कपड़े लेकर वो षड्ज आना चाहिए, ये भी ठीक है, हमें तो आनंद लेना है। लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं चलता। शास्त्र में आनंद लेना नहीं है, चिकित्सा करनी है। गाने में तो ठीक है, आनंद लेना है, अलग अलग ऑपरेशनल डेफिनेशन हो सकती है, उसको आनंद लेना है। लेकिन यहाँ पे इनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है, तो शास्त्रों में जब ऑपरेशनल डेफिनेशन आती है, अलग अलग सोच आती है, तब हमको क्या करना चाहिए कि हमें उस सोच की व्याप्ति और मर्यादा देख लेनी चाहिए। ठीक है ना? कि अगर कोई कहता है कि हमें इस चार दवा से हमारा काम चलता है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट को किसी और कोई वैद्य मिले थे, तो मेरे स्टूडेंट की और उनकी कुछ चर्चा चल रही थी।
मेरे स्टूडेंट ने कुछ बताया कि हमारे गुरुजी ऐसे करते हैं, सिंदूर इतना होता है, ये हुआ है। तो उस लड़के ने कहा कि क्या जरूरत है सिंदूर की, हमें कभी आज तक सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि क्या अभी आपने आईसीयू वाले पेशेंट देखे हैं, ट्रीट करने की बात छोड़, देखे हैं? तो बोले कि नहीं। तो वो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती तो अच्छी बात है, भगवान आपको बना रहे। तो ऐसा होता है ना कि जो जब हम कहते हैं, जैसे मैं हमारे कोलटकर गुरु जी को कोई एक वैद्य मिले थे, तो वो चावल बस में इस्तेमाल करते थे, यानी चावल की पिष्टी। एक वैद्य तो हमारे गुरु जी को ऐसे मिले थे कि उन्होंने 7 बॉटल्स में सिर्फ त्रिफला चूर्ण ही भरा था और वही इस्तेमाल करते थे। और मैंने ऐसे भी वैद्य देखे हैं जो हमारे कुड़तरकर गुरु जी थे, 4 ही वस्त्र इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो ऐसे ऐसे कुछ, इसको हम कहते हैं कि अघटित करते थे, जो केस लेने में उस समय के बड़े बड़े डॉक्टर्स असमर्थ प्रतीत करते थे। एक केस मैंने कुड़तरकर गुरु जी का देखा है। हम लोग कॉफी पीने जाते थे पूना के, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, कभी कभी कोलटकर गुरु जी को लेकर के हम कॉफी पीने जाते थे। ज्यादातर मैं जाता था, मेरे दोस्त जाते थे, अपने मेरे दोस्त थे विजयराज संजय पेट से, वो और हम बहुत ज्यादा तक जाते थे, और मेरे कॉलेज के दोस्त थे, हम भी ज्यादा तक जाते थे। तो उसका जो मालिक था कॉफी शॉप का, उसने बताया एक बार कि ये जो आपके कुर्दरकर गुरु जी है, उसने मुझे ठीक किया है जब मैं छोटा था पेशेंट, तब मेरे आम जैसी पूरा बदन में मेरे 25-30 गांठें आई थी, और कोई उस समय कोई ट्रीट करने को तैयार नहीं था, तब कुर्तरकर गुरु जी ने उनको ठीक किया था, पूरा का पूरा ठीक किया था। तो 4 ही भस्मों इस्तेमाल करना, लेकिन ऐसे क्रिटिकल का। तो उसके ऑपरेशनल डे में क्या करते हैं आप? नहीं, मुझे ये 4 भस्म पर्याप्त है। तो 4 भस्म पर्याप्त है, इसका स्कोप और मर्यादा अलग है, और हमें सिंदूर बिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती, इसका स्कोप और लिमिट अलग है। तो ऐसे ही हम करें कि जब कोई बताते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, हमारी मान्यता क्या है? तो हमारी मान्यता ये है कि दोषेति कर्तव्यता रूप संप्राप्ति, यद्यपि पूर्व रूपानंत संप्राप्ति होती। तो ऐसी जो अलग अलग सोच है, उसकी एक व्याप्ति और मर्यादा लक्ष्य ध्यान में रखते हुए एक पूरा बड़ा पिक्चर हम ध्यान में रखें तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे कहा गया है, दूसरी जो व्याख्या की गई है क्या है? व्याधेय स्वरूपम यद व्यक्तम तद रूपम, व्याधेय स्वरूपम यद व्यक्तम तद रूपम, व्याधि का स्वरूप जो व्यक्त हुआ है उसको रूप कहते हैं। अभी इसमें जो व्याकरण जानने वाले जो एक्सपर्ट है, उन्होंने एक सवाल पैदा किया है कि स्वरूपम शब्द आपने इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए कि स्वरूप का मतलब क्या है। स्वम रूपम स्वीयो स्वरूपम, आहो स्वीयम रूपम स्वरूप। अभी ये गड़बड़ हो गया। यही जो अंतर है ना, स्वरूप शब्द किससे बना है? स्व और रूप, इन दोनों शब्दों से बना है सामासिक शब्द। इस समास का विग्रह अलग अलग तरीके से हो सकता है। स्वम रूपम स्वरूपम, स्वीयम रूपम स्वरूपम, दोनों ठीक है। तो अभी आपका अभिप्राय क्या है? तो यही जो अंतर है वो व्युत्पत्ति और निरुक्ति का अंतर है। स्वरूप शब्द स्व और रूप से शब्द बना है, ये उसकी व्युत्पत्ति हो गई। लेकिन स्वम रूपम स्वरूपम, खुद ही रूप, ये भी एक निरुक्ति हो सकती है। स्वीयम रूपम स्वरूपम, स्वतः खुद का रूप, खुद ही रूप, खुद का रूप, ये भी 2 अलग अलग निरुक्ति हो सकती है। तो आप बताइए, आपका अभिप्राय क्या है? ऐसी एक शंका इस व्याख्या पर कोई पूछता है। और पहले तो क्या समझ लेना चाहिए कि ये दूसरी वाली व्याख्या है, व्याधेय स्वरूपम यद व्यक्तम तद रूपम। पहली व्याख्या अलग है कि पूर्व रूप व्यक्त हो जाना, इसको रूप बोलते हैं, उसमें की जो चर्चाएं थी वो हमने कर ली। अभी ये दूसरी व्याख्या आ गई कि व्याधेय स्वरूपम यद व्यक्तम तद रूपम। अभी ये उनका परिप्रेक्ष्य है, उनके परिप्रेक्ष्य में उसका स्कोप और लिमिट हम समझ ले रहे हैं। तो उस स्कोप और लिमिट को समझते समझते हम इस पर एक शंका उन्होंने ही उपस्थित की है कि स्वरूप शब्द का अर्थ क्या है, स्वरूपम या स्वीयम रूपम, खुद ही रूप या खुद का रूप। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है
कि जब हम पेशेंट देखते हैं तब हमें ये सब चर्चा बहुत ही फिजूल लगती है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, मैं बताता हूँ आपको। एक हमारे दोस्त भी ऐसे नमूने कुछ मिले थे हमें। हमारे कोलटकर गुरु जी कहते थे कि जैसे आप होंगे ना वैसे ही आपको दोस्त मिलता है। तो शायद मेरा सौभाग्य है कि मेरे सब नमूने ऐसे सब ये मुन्ना भाई के जो अवतार है पहले वाले, वो सब मेरे साथ पढ़ रहे थे। ऐसे मेरे कुछ मान्यता है। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो मुन्ना भाई का जो सब चित्रपट बना है वो हमें देखकर ही बनाया है। ऐसे बहुत सारे लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो मेरा एक गुरु जी ने हमारे क्लास में चर्चा कर रही थी पेशेंट पे, शल्य की चिकित्सा के लिए। गुप्ते जी बड़े विद्वान थे। बड़ा प्यार उनका मुझे मिला है, सौभाग्य है मेरा। बड़े अच्छे विद्वान, न सिर्फ कुशल सर्जन थे, आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता, चरक संहिता इनको बिल्कुल कंठस्थ थी। कंठस्थ है बिल्कुल। रेफरेंसेस बिल्कुल देते थे, चरक के देते थे, सुश्रुत के देते थे। तो सर्जरी का हैंड इतना अच्छा था। उन्होंने शल्य कर्म पर बहुत काम किया है, अग्नि कर्म पर बहुत काम किया है, विद्या कर्म पर बहुत काम किया है, पुस्तक भी लिखा है। बड़े विद्वान थे और बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी थी। बिल्कुल हमें लगता था कि जैसे एक धन्वंतरी का अवतार हमारे सामने आ रहा है, और बिल्कुल प्यारी प्यारी बातें करते थे। सिखाने का अपना एक ढंग था और शल्य कर्म का अपना एक ढंग था। तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजी मुझे मिले। तो पूछ लिया उन्होंने कि क्या है। तो हमारे दोस्त बोले कि हर्निया है। तो बोला अच्छा हर्निया है तो ये सब दिख रहा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो मेरा दोस्त बोला क्या फर्क पड़ता है सर, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये उसका नजरिया हो गया कि क्या फर्क पड़ता है सर, उसकी व्याख्या डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ये उसकी सोच है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको ये तांत्रिक चर्चा फिजूल लगती है। अब ऐसा है कि अगर आपको स्वार्थानुमान करना है तब आपको तांत्रिक चर्चा फिजूल लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है वो उसको किसी को आपको समझाना नहीं है, बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करनी है, शास्त्रीय लेखन नहीं करना है। तो ये आप अपने मालिक है, आप अपने भगवान है, जो आपने आपको अच्छे चाहे वो करो। लेकिन अगर आपको शास्त्र आगे पढ़ाना है, शास्त्र की चर्चा करनी है, तो आपको उसका पदार्थानुमान करने की जरूरत है। ये हर्निया का पेशेंट था, इसका मैंने सर्जरी किया। तो पूछे ये ना कि भैया कौन सी टाइप का हर्निया था, आपने सर्जरी क्यों की, क्या आप सर्जरी टाल सकते हैं। एक बार मैंने हमारे हॉस्पिटल में मैंने कुछ मेरा जो असिस्टेंट थे उनको बोला कि जरा आपके जो पेशेंट है, असिस्टेंट नहीं थे वो, कंसल्टेंट थे लेकिन जूनियर थे। तो उनको एक दिन मैंने कहा कि ये आप जो पेशेंट को वमन दे रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्यों वमन दे रहे हैं आप उसको। तो उसके बाद मैंने पंचकर्म का ऑडिट ही बिठा लिया कि मैंने कहा कि केस पेपर पर आप इस पेशेंट को पंचकर्म क्यों दे रहे हैं, इसका पूरा का पूरा वर्णन लिखेंगे, नहीं तो पंचकर्मा मैं वैलिड नहीं रहूंगा और मैं चैलेंज करूंगा। मैं खुद भी लिखता था। जब मैं किसी पेशेंट को पंचकर्मा वमन हो या विरेचन हो या अक्तमुक्षण हो, मैं पूरा का पूरा उसका एक डॉक्यूमेंट करता था कि इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। और पेशेंट कोई बोलता था कि ये आप क्यों लिख रहे हैं, तो मैं बोलता था कि ये आपको अगर चाहिए तो आपको मैं लेके लिख देता हूँ। ये आप दुनिया के किसी भी वैद्य के पास जाइए, उसका ओपिनियन लीजिए, और अगर वो बोलता है कि वमन की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो मेरा यही आग्रह था, आप सब लोग भी ऐसे ही करो, नहीं तो पंचकर्मा वैलिड नहीं होगा। ये मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो वो मेरे जो जूनियर था वो बोला नहीं सर, वो मुझे लगा गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। तो ये तो छूट गया। लेकिन बहुत सारे वैद्यों का मैंने पंचकर्मा देखा है, व्यापक देखे उसके, वो व्यापक लेकर मेरे पास आ गए। ऐसे भी पेशेंट बहुत सारे देखे हैं, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हमने एक तो मेरे वैद्य मुझे मिला था, उसने कहा कि अभी किडनी के पेशेंट को मैंने इतने देखे हैं कि अभी मैं देखता भी नहीं किडनी के पेशेंट, मेरे स्टूडेंट ही ठीक कर लेते।
तो बहुत अचंभे में रह गया है, इसके स्टूडेंट किडनी के पेशेंट ठीक कर रहे, तो ये क्या करता है, इतना बड़ा वैद्य है। उसके बाद उसके बहुत सारे पेशेंट मुझे डायलिसिस के लिए मिले, वहां पे मिल रहे थे। हमारे जो स्टूडेंट है एक गणेश करसखेड़े जी, वो जाते थे वहां पे उनका कुछ अध्ययन करने के लिए, डायलिसिस वाले लोगों का। तो उनको ये ऐसे पेशेंट मिल जाते थे कि अमुक अमुक वैद्य की चिकित्सा लिए, उसके बाद यहाँ पे आए चिकित्सा लिए। क्या होता है कि पेशेंट हमारे यहाँ आना बंद कर देता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ठीक हो गया है। कभी उसका कुछ अलग भी होता है, इसलिए हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारा कन्विक्शन अच्छा होना चाहिए। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, वमन कर लिया, उसका वमन कर लिया, बस अरे वमन कर लिया, किडनी के पेशेंट का वमन कर लिया, तो विरेचन दे दिया या उसको कुछ उत्तरवासी दे दिया, बस अब वो ठीक हो गया। अरे नहीं भैया, शायद व्यापक हो गया होगा, तुम भी देख लो। और जो आप केस प्रेजेंट करते हैं बड़ा चढ़ा के, कम से कम 2 साल के बाद प्रेजेंट किया करो, ऐसा मेरा एक आपको खुद का एक प्रार्थना है। तो कहने का ये सब चर्चा जो चल रही थी, अपनी अलग ही चर्चा चल रही थी कि अगर आपको परार्थानुमान करना है तो ये सब घटपट की चर्चा करनी जरूरी है। अगर आपको नहीं करनी है, भगवान आपका भला करे, जो चाहे आप करो, कौन आपको रोकने वाला है, कौन पूछने वाला है। तो ये जो व्याख्या है कि स्वम रूपम स्वरूपम या स्वीयम रूपम स्वरूपम, अब आप पढ़ते हैं कि वही उसका वही रूप है, ऐसे मान लेते हैं, तो समस्या ये हो जाती है कि कैसे वर्णन करें इसका। काव्य में एक अलंकार आया है, शायद उसका नाम अनन्वय अलंकार है, मैं अभी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, लेकिन शायद उसका नाम अलंकार है, अनन्वय अलंकार है, कि राम रावण यो युद्धम राम रावण यो, राम और रावण का युद्ध कैसे हुआ, तो राम और रावण के युद्ध जैसे हुआ। गगनम गगनाकारम, गगन कैसा है, गगन के आकार का है। सागरम सागरोपमा, सागर को किसकी उपमा दी जाए, सागर को सागर की ही उपमा दी जाए। तो गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा राम रावण योर युद्धम राम रावण योर युग, इसको बोलते हैं अनन्वय अलंकार। अलंकार का नाम अगर इधर कुछ है तो जरा मैं थोड़ा देख के बताऊंगा, लेकिन शायद यही होगा, मैं जो स्मरता हूँ, स्मरण होता है। यानी उसी को उसी की उपमा दे सकते हैं, उसी के वर्णन कर सकते हैं, ऐसा दूसरा कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। तो ऐसा रूप है क्या उसका, नहीं, ये व्याख्या पर्याप्त नहीं है। तो फिर दूसरी व्याख्या आ जाती है स्वीयम रूपम, स्वतः खुद का रूप, खुद ही रूप, खुद का रूप, ये चर्चा आ जाती है। तो अगर खुद का रूप है तो क्या उसका धर्म है कि उसका कार्य है, ये चर्चा आ जाती है। अगर उसका धर्म है तो गड़बड़ क्या होगी कि कृष्ण त्वक नख अर्श में होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कुछ नहीं, अलग ग्रहणी की चिकित्सा चल रही, ग्रहणी की चर्चा के बारे में मैंने बताया कि अर्श अतिसार ग्रहणी में एक हमारी आंख के नीचे से लेकर हमारे समझो जो कपोल का भाग है, हमारी हनु तक का, या ओठ का मिलन जहाँ पे होता है, उस एरिया का जो एक भाग रहता है, वहां पे एक टिपिकल पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। अर्श का अलग रहता है, अतिसार का अलग रहता है, ग्रहणी का अलग रहता है। ये जब व्याधि थोड़े से पुराने हो जाते हैं, 1 साल 2 साल के बाद, एक टिपिकल पिगमेंटेशन आ जाता है। गोरे लोगों में ज्यादातर सम्यक दिखाई पड़ता है, लेकिन जो काले या सावले लोग हैं, थोड़े थोड़े देर के बाद पता चलता है, लेकिन ये एक पिगमेंटेशन आ जाता है। अभी ये अर्श अतिसार ग्रहणी का एक अपना ये है, इसका एक अभिव्यक्ति वहां पे होती है। तो वही पूछते हैं कि अगर स्वीयम रूपम, ये स्वीय को आप धर्म मानेंगे, तो कृष्ण त्वक नख ये अर्श के धर्म है, लेकिन वो अर्श के जगह नहीं मिलते। अर्श की जगह है गुद, वहां पे ये नहीं मिलते, और मिलते हैं त्वचा स्थान पर, और वो भी मुंह पर मिलते हैं, नख काला हुआ होता है। तो ये धर्म वहां पे नहीं मिलता, और दूसरी जगह कैसे मिलेगा धर्म है अगर उसका, तो उसका जो धर्म है वो उसी के साथ रहना चाहिए। अगर कार्य है तो अलग बात है, कैसी चर्चा की। तो ये सब समझने का तात्पर्य इतना ही हमारे लिए है। थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। अब इसको सही या झूठ करने में कोई मजा नहीं। स्वम रूपम स्वरूपम आहोसी स्वीयम रूपम स्वरूपम, इसको स्वीयम अपनी धर्मम कार्यम व, इसको झुठलाने में कोई जरूरत नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं, समझो हम सब लोग रिसर्चर है, और हमें कोई केस प्रेजेंट करनी है,
वैद्यों के सामने प्रेजेंट करनी है, किसके सामने, या डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करनी है, या तो कुछ आयुष के सामने प्रेजेंट करनी है। तो ये सब जितनी चर्चा है, उस चर्चा के जितने भी छोटे छोटे पहलू आ गए, उसको सब पकड़ के अब अपना विवरण करे तो अच्छा है। जैसे कि मेरा ये अर्श का पेशेंट था, उसमें ये लक्षण दिखाई दे। तो जैसे कि माधव निधन ने कहा गया है, ये जो लक्षण है वो अर्श के धर्म रूप है, धर्म रूप नहीं है, वो अर्श के कुछ अलग उसका सत्ता के रूप है, खुद के सीएम रूपम है। वो अर्श की जगह से दूसरी जगह पे दिखाई देते हैं, और अर्श का धर्म है अरिवत प्राणान श्रृणोति। तो वो वहां पे उसकी स्थान जो है वहां पे वो तकलीफ देता है। तो ये जो अर्श का धर्म रूप धर्म है, उसमें से रूप इतना दिखाई देता है। और अर्श के जो रूप होने, अर्श का जो ये होना, अर्श अर्श यही रूप, और अर्श के रूप स्वीयमपि धर्मम कार्यम हुआ। तो अर्श का कार्य यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे तो कृष्ण होती है, केश सॉरी नख कृष्ण होते हैं। ये अर्श की जगह से लेकर अन्यत्र दिखाई पड़ते हैं। ये मान्यता आयुर्वेद की है, और इस हिसाब से मैंने ये एनालिसिस किया है। अगर इतना बारकाई से आप आपका केस पेपर लिखते हैं और वो प्रेजेंट करता है, तो सामने वाले को पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ तर्कबद्ध है। नहीं तो ये अपना तर्कबद्ध नहीं है। अर्श का पेशेंट था, उसको मैंने फलाना फलाना कर दिया। तो जैसे कि मैंने देखा है बहुत बार कि हाँ, डायबिटीज पे हम तिक्त का बस्ती देते हैं। क्यों देते हैं? मतलब नहीं देते हैं, ये देता है इसमें मैं देता हूँ। उसमें कोई तार्किकता तो है नहीं। और कभी कभी तार्किकता होती है, वो तो इतनी अजीब होती है। तो मैंने कभी सुना था कि वो डेक्सोरेंज कुछ दवाई है हिमोग्लोबिन बढ़ने में, उसके बस्ती देते हैं। मैंने कहा क्यों देते हो भैया? तो बोले नहीं, वो रक्त बस्ती उपलब्ध नहीं होता, उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके लिए हम डेक्सोरेंज के बस्ती देते हैं। वो तो रक्त ही है। अच्छा ठीक है, चलो ये भी मान लो। तर्क पहले से ही जो गलत है, लगता है कभी कभी लगता है मुझे कि ये छोटे बच्चे जो खेलते हैं ना चैलेंज, मेरा एक एक्का उसको और एक एक्का, तो पहला जो एक्का लगाया था वही गलत हो गया। तो ये जो घटपट की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं, उसके लिए इसका एक आपका एक आपकी मनोवृत्ति ऐसी तैयार हो जाती है कि आप पहला एक्का झूठा नहीं लगाओगे। और ये करने के लिए घटपट की चर्चा जरूरी है। आपको अगर सिर्फ व्यवहार करना है तो ऐसे बहुत सारे, इनके पास डिग्री नहीं है वो भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। कहाँ पे कमी है यहाँ पे? एक बार मैं गया था हमारे कोटकर गुरुजी के विद्यार्थियों के सम्मेलन में। तब कुछ एक उटपटांग बातें किसी ने की, तो मैंने उससे डांट लिया, क्या बात कर रहे हो यार? ये विभक्ति ऐसी, और आप कैसे बात कर सकते हो ऐसी? इसका अर्थ आप अपने मन से कैसे कर सकते हो? व्याकरण ये बता रहा है और आपके मन से आप, मुझे ये लगता है। मैंने कहा शास्त्रों में यार आपको अपनी मति चलाने की अनुमति नहीं है। शास्त्रों में जो कहा है, शास्त्रों में क्या कहा है ये पहले बताओ। आपकी जो बात है वो हम बाद में सुनेंगे। शास्त्र में क्या कहा है पहले बताओ आप। तो उसने कहा कि मुझे पंचमी षष्ठी पता नहीं चलता, लेकिन मैं पेशेंट ही कर लेता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे यहाँ एक चौराहा है, वहां पे एक कान साफ करने वाला आदमी बैठता है। उसके पास रोज लगभग 100 लोग आ जाते हैं। इतनी तो भीड़ ईएनटी सर्जन के पास नहीं रहती, लेकिन वो कान देखता है और 100 लोग उससे ट्रीटमेंट लेते हैं। वो सब लोग उसको डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन वो कोलटकर गुरुजी का विद्यार्थी नहीं नाम बताता। वो अपने को क्लेम नहीं करता कि मैं कोलटकर गुरुजी का विद्यार्थी। यहाँ पे बहुत सारे वैद्य बैठे हैं, इनके पास डिग्री भी नहीं है, अपना धंधा चला रहे, अपना काम चला रहे। लेकिन वो सब उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वो हम भक्ति भाव से नहीं कहते कि हम कोलटकर गुरुजी के विद्यार्थी हैं। तो उनको पंचमी षष्ठी पता ना चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम हमका नाम बताते हैं, हम कोलटकर गुरुजी के विद्यार्थी हैं, तो हम ये बड़ी आसानी के साथ नहीं कह सकते कि मुझे पंचमी षष्ठी पता नहीं चलती है। आपकी ये आपकी एक नियत जवाबदेही रहती है कि आप कोलटकर जी का नाम बता रहे हो, तो आपको ये पंचमी षष्ठी बतानी पड़ेगी।
अगर आपको नहीं बतानी है तो कम कम से कम आपको कुछ एक लज्जा उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं कोलटकर जी का विद्यार्थी हूँ और ये मैं बता नहीं सकता। तो ये लज्जा की बात है, ना कि अभिमान से सोचने वाली बात है। ठीक है ना? इसको आप बढ़ा चढ़ा के नहीं, नहीं नहीं मुझे ये कुछ पता नहीं चलता, मैंने ये पढ़ा नहीं है और फिर भी मैं, तो नहीं मत कहो यार। कोलटकर जी को आत्मा को कुछ तकलीफ देगा, ऐसे मेरे मान्यता है। चलो थोड़ा विवाह का गमन हो गया। तो ये सब घटपट की चर्चा क्यों करते हैं? तो जब रूप की आप समीक्षा करोगे, तो आप जब व्याधि का रूप देखोगे, अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि जितने भी व्याधि हमारे पास में व्यक्त हो जाते हैं उन सब का रूप ग्रंथोक्त नहीं रहता। कभी कभी तो ग्रंथों में आए बिना ही ऐसे कुछ लक्षण उत्पटांग दिखाई देते हैं, जिसकी व्यवस्था ग्रंथों ने की है, लेकिन ग्रंथों में उस रूप का वर्णन नहीं है। तो इस समय ये जो अलग अलग व्याख्याएं हैं, इसका हम आधार लेकर वो उसका रूपत्व, उसकी रूपत्व की हैसियत, उस रूपत्व का ओहदा, ये हम तय कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, हमारे पास पेशेंट कोई आ जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्यों आए हो भैया? नहीं, मैं ये टेस्टिंग के लिए गया था, मेरा जॉब बदल रहा है और मैं जब नए जॉब के लिए जा रहा हूँ तब मुझे बताया गया कि आपको मेडिकल फिटनेस लाना पड़ेगा। तो मैं फिटनेस लाने गया तो ये मुझे पता चला कि मेरा ट्राइग्लिसराइड्स इतने बढ़ गए हैं। और जो नए वाले हैं लोग हैं वो बोले ये जब ठीक नहीं हो जाता तब हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं कर देंगे, ये आप ठीक करके आओ। तो मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अभी ये कुछ नहीं हो रहा है और ट्राइग्लिसराइड्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये शुगर बढ़ी हुई दिखाई दे रहा है, एक्सीडेंटल फाइंडिंग है उसका। इसकी व्यवस्था क्या करेंगे हम लोग? अगर ऐसी अवस्था में हम ट्राइग्लिसराइड अघना औषध दे दें तो क्या बात है यार। ऐसा मैंने देखा है। ऐसा ही एक पेशेंट आया था कि जिसको वो सब ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गई थी। उसकी बीवी खुद बीएमएस थी। तो उसने ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का मतलब सोच लिया कि मेदो रोग है और उसको कुछ गुग्गुल बिग्गुल शुरू कर दिया। दररोज 5 ग्राम, 4 या 5 ग्राम रोज। हम्म, 4 गोली दिन में, 4 बार या 5 बार। 7वें दिन उसको इतना क्लम हो गया, इतना क्लम हो गया कि वो चल फिर नहीं बैठते, 5-10 फीट नहीं चल पा रहा था। उसके बाद मेरा एक दोस्त वहां पे, इसका पड़ोसी वड़ोसी है, वो उठा के मेरे पास लेके आया। तो बोला देख, मैंने क्या पूछा, नहीं एक्सीडेंटल फाइंडिंग था, मैं जॉब चेंज करने निकला तो ये ऐसा ऐसा हो गया और मेरी बीवी है बीएमएस है, तो उसने मुझे कुछ गूगल दे दिया कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो गूगल ले लो। तो मैंने सर को हाथ लगाया, ये कौन सी संप्राप्ति है, ये कौन सा समीकरण है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बने मेद, मेद यानी गूगल, ये कहाँ की संपत्ति है भैया? ये कहाँ का समीकरण है? लेकिन उन्होंने कर दिया था, उसका व्यापक हो गया, ठीक कर दिया। मैंने वो केस डॉक्यूमेंट कर ली है, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करें। ऐसी बारे में आप उसका रूप क्या मानेंगे? कुछ नहीं हो रहा है, दिखाई पड़ा है तो कुछ नहीं हो रहा है उसको। ये तो आया था कलम लेके। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे, जरूर आते होंगे, नए नए बच्चे भी आते हैं कि अभी उसको जॉब लगी है, वो मेरा एमटेक हो गया, ये हो गया, जॉब लगी है और मेडिकल फाइंडिंग में अभी अभी 1-2-4 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था। नेवी ज्वाइन करनी है उसको, 1.5 महीने का अवधि है और उसमें उसके यहाँ पे कुछ ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए रिपोर्ट आया था। और वो जो आर्मी नेवी का डॉक्टर था उसने कहा कि देख भैया, ये तुझे 2 महीने के मोहलत देता हूँ, जो करना है कर। जब तू यहाँ रिपोर्ट करेगा उसके 7 दिन के बाद ये मुझे अगर फाइंडिंग रिपीट हो गया तो मैं घर भेज दूंगा। तब 2 महीने में तुझे कुछ जो करना है वो कर ले। तो वो मेरे पास आ गया, ज्वाइन हो गया, वो तो सारी अलग बात है। 2 महीने में उसको वो जो वैल्यूज थे वो कम कर दिए, चला गया। तो अब ऐसे जब लोग आते हैं, उनकी परिभाषा यह रूप में कैसे करेंगे? तो ऐसी जब समस्या आती है तब हमको ये जो सब घटपट की सब चर्चा, परिभाषा जो हमने कर ली है, इसका कुछ ना कुछ प्रयोग या विनियोग या इसकी सोच से हम उसका कुछ ना कुछ रूप है भी, तो जरूरी नहीं कि रूप हो उसका।
अगर है तो इसकी चर्चा हम इस रूप अवस्था में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आज का ज्यादा चर्चा जाएगी कि व्याधि का रूप व्यक्त होना, ये अलग बात है। सबके सब पूर्ण रूप व्यक्त होना या ना होना, ये भी एक अलग बात है। व्याधि का रूप जो है वो उसका धर्म है या कार्य है, ये भी एक अलग बात है। कि खुद व्याधि ही एक रूप है, ये भी अलग बात है। ये सब हमें दिखाई पड़ता है। कुछ न कुछ व्याधि होते हैं कि तो व्याधि ही रूप होता है। जैसे कि पक्षवध, पक्षवध में क्या होता है कि तो व्याधि ही रूप होता है। पक्ष को में पक्ष का हुआ वध, एक पक्ष का या दो पक्ष का हुआ वध, यही रूप है उसका। तत्कालीन भी हो सकता है, दीर्घकालीन भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है, कुछ उत्पादक होते उससे भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। तो ये भी सही है। हर एक उसकी जो सोच है वो सही है, लेकिन उसकी अपनी अपनी व्याप्ति है, अपनी अपनी मर्यादा है। अभी ये स्वीयम स्वम रूपम स्वीयम रूपम, ये भी सही है। स्वयमपि धर्मम कार्यम हुआ, ये भी सही है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब आयुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं हम सब लोग ऐसा रखेंगे कि जो व्याधि आता है, लक्षण दिखते हैं, अच्छी बात है। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उस व्याधि को व्यक्त करने वाले, वो एक तो पहले स्वरूप लक्षण है कि तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण है तो उसकी व्यवस्था क्या करेंगे, स्वरूप लक्षण है तो उसकी व्यवस्था क्या करेंगे। अगर स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दिखाई नहीं देता, फिर भी ये तो कुछ न कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, तो उसकी व्यवस्था क्या करनी है। उसको पूर्व रूप कहेंगे कि रूप कहेंगे कि उपशय कहेंगे कि संप्राप्ति कहेंगे कि क्या कहेंगे, इसकी व्यवस्था भी करने के लिए हमें ये सब घटपट की चर्चा करनी बिल्कुल जरूरी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा ही हो गया। तो फिर कल मिलेंगे, और कल अगर इसमें कुछ शंका है तो मुझे भेज दीजिए शंका। नहीं तो हम रूप के आगे जो चर्चा की है ग्रंथकारों ने, उस चर्चा पर ध्यान देंगे। कुछ उदाहरण के साथ ही थोड़ी उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे। तो ये पूर्व रूप हो गया, हमारा रूप हो गया। और उसके बाद रूप का अध्याय, उसके बाद चर्चा होने वाली है उपशय अनुपशय की। ठीक, कोई बात। उसके बाद तो उपशय अनुपशय की चर्चा करेंगे। ये भी बहुत बारकाई से समझने वाला मुद्दा है। उपशय अनुपशय और चिकित्सा में क्या अंतर होता है, उसमें भेद कैसा करना है, क्यों करना है, और किस तरीके से उसका व्याधि ज्ञान पर परिणाम होता है, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज के पूरे व्याख्यान में और मेरा YouTube आज